हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजाता देशमुख एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा एकेडमी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। अगर मेरे वीडियोस आपको हेल्पफुल लगते हैं, वो पसंद आते हैं, तो आप उसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। एंड आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपके कमेंट्स भी हर वीडियोस पे आप डालते चलिए। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं SY BCom के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज 4, जिसमें प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन पे बेस्ड MCQs हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ये कॉन्सेप्ट होती क्या है, उस पे बेस्ड MCQs, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये सारा कैलकुलेशन कैसे करना है वगैरह वगैरह, ये सारा हम देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या है? तो इनकॉर्पोरेशन का सीधा साधा मतलब है रजिस्ट्रेशन। जब मैं मेरा बिजनेस मेरे नाम पे रजिस्टर करती हूँ तो उसे कहा जाता है इनकॉर्पोरेशन। तो बहुत सिंपल सवाल आ सकता है कि मैं अगर मेरा बिजनेस अभी रजिस्टर करती हूँ तो रजिस्ट्रेशन से पहले मैं प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकती हूँ? तो ये सारे केसेस जब मैं किसी और का बिजनेस जो रनिंग बिजनेस है वो अगर एक्वायर करती हूँ तो इन केसेस में प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन आ सकता है। जो मैंने अभी कहा वो एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सपोज ये बिजनेसमैन है, उनका बिजनेस है आशा बिजनेस। ये एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, पार्टनरशिप फर्म भी आप ले सकते हो। ये दूसरे बिजनेसमैन है, उनको ये आशा बिजनेस, ही इज इंटरेस्टेड इन आशा बिजनेस, सो ही मेड अ डील विद द फॉर्मर बिजनेसमैन। सो जो आशा बिजनेस के पहले के ओनर है उसे मैं वेंडोर कहूँगी, और जो दूसरे जो जिनको इंटरेस्ट है उसे मैं प्रमोटर्स कहूँगी। तो उन्होंने, प्रमोटर ने वेंडर को पैसे दे दिए, और अभी जो आशा बिजनेस सोल ट्रेडिंग कंसर्न था वो अभी आशा लिमिटेड एज अ कंपनी बोल के फॉर्म किया गया। दोस्तों, इन चीज़ों को बोलने के लिए सिर्फ आधा मिनट लग सकता है, लेकिन एक्चुअली दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन अ प्रैक्टिकल। मतलब एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न वरना पार्टनरशिप फर्म कंपनी बोल के रजिस्टर करने में बहुत सारा टाइम जा सकता है, और इस बीच में जो पार्टनरशिप वरना सोल ट्रेडिंग कंसर्न है वो अपना बिजनेस कंटिन्यू करती है, वो रन करते चलती है। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। सपोज यही बिजनेसमैन जो आशा लिमिटेड है वो एक्वायर किया, प्रमोटर ने, आशा लिमिटेड के प्रमोटर ने एक्वायर किया 1 जनवरी 2021 को। इसे मैं कहूँगी एक्विजिशन डेट वरना परचेज डेट। और उसके बाद एक्चुअली आशा लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हो गई वरना रजिस्टर हो गई 1 मई 2021 को। सो इसे कहा जाएगा इनकॉर्पोरेशन डेट। सो 1 जनवरी से 1 मई तक भी मेरा बिजनेस रनिंग था एज अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, और उसके बाद भी साल खत्म होने तक वो रनिंग रहेगा एज अ लिमिटेड कंपनी बोल के। तो इनकॉर्पोरेशन से पहले का जो प्रॉफिट है, मतलब एक्विजिशन के डेट से इनकॉर्पोरेशन डेट तक का जो प्रॉफिट है उसे कहा जाएगा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ऐसे नहीं कि हर बार प्रॉफिट ही होगा, यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, तो उसे लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कहा जाएगा। ये हो गया कॉन्सेप्चुअल वाइज, कॉन्सेप्ट्स वाइज। सो मुझे यहाँ पे देखना है कि जो प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन से पहले का है उसे नॉर्मल प्रॉफिट नहीं लिया जाता वरना कंसिडर नहीं किया जाता, तो उनके अलग ट्रीटमेंट है। दे आर सपोज्ड एज अ कैपिटल प्रॉफिट और अ कैपिटल लॉस। तो उनकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, उनको कैलकुलेट कैसे करना है, पूरा ट्रायल बैलेंस एक ही है तो उसमें से प्री एंड प्रॉफिट प्रायर का वरना प्री एंड पोस्ट का कैसे निकालना है, ये सारा इस टॉपिक में हमें देखना है। तो इस जो भी मैंने अभी कहा उस बेस मैंने यहाँ पे पॉइंट्स आपको दिए हैं, वो आप ज़रूर पढ़ लीजिए। तो इन सारे पॉइंट्स में एक चीज़ मैंने आपको दी है कि जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है उसे कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है। अगर वो लॉस हो गया तो उसे मैं गुडविल कहूँगी। अभी ये कैलकुलेशन एक एग्जाम्पल के साथ, और एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दे देती हूँ। सपोज आशा लिमिटेड का बिजनेस 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा था और ईयर एंड 12 महीने बाद मतलब 31 मार्च 2021 को हो जाएगा। उस बीच में इनकॉर्पोरेशन हो गया 1 जुलाई 2020 को। तो इस सारे केसेस में एक्विजिशन डेट है 1 अप्रैल, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन डेट है 1 जुलाई एंड ईयर एंडिंग डेट है 31 मार्च। तो इस बेसिस पे जो भी एक्विजिशन डेट है उससे इनकॉर्पोरेशन डेट तक जो पीरियड है उसे कहा जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, और उसका जो प्रॉफिट है उसे कहा जाएगा कैपिटल प्रॉफिट।
जो भी इनकॉर्पोरेशन डेट से ईयर एंडिंग तक की डेट है उसे कहा जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, वरना पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और उस प्रॉफिट को कहा जाएगा रिवेन्यू प्रॉफिट। लॉस होगा तो रिवेन्यू लॉस। तो इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो फर्स्ट है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज टू बी क्रेडिटेड टू। तो जब भी प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन आएगा तो वो कैपिटल रिजर्व बोल के सपोज किया जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वन, लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज टू बी क्रेडिटेड टू। अगर इनकॉर्पोरेशन से पहले का लॉस है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में वरना पार्टनरशिप फर्म में लॉस था कंपनी रजिस्टर होने तक, तो उस लॉस को मैं गुडविल कंसिडर करूंगी, तो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन, प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर। जो प्रायर इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट है मैं कौन सी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो ऑप्शन देखना बहुत ज़रूरी है। तो गुडविल राइट ऑफ करने के लिए, बोनस शेयर्स इशू करने के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए मैं कैपिटल प्रॉफिट वरना इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन कभी भी इस प्रॉफिट से मैं डिविडेंड नहीं दे सकती, तो यहाँ पे ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। सो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ये ट्रू है या फॉल्स है देखना है। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट मतलब इनकॉर्पोरेशन कंपनी रजिस्टर होने के बाद का प्रॉफिट, तो वो एक नॉर्मल रिवेन्यू प्रॉफिट है और रिवेन्यू प्रॉफिट से मैं डिविडेंड दे सकती हूँ, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन बिलोंग्स टू। तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन हर बार जो वेंडर होता है जिनका सोल ट्रेडिंग वरना पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है उसका बिलोंग वरना उसका होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वन, अनयूटिलाइज्ड पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व अपीयर्स ऑन डैश साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो कैपिटल प्रॉफिट जो मिलेगा वो कैपिटल रिजर्व को भेज दूंगी, कैपिटल रिजर्व से मैं गुडविल राइट ऑफ कर सकती हूँ, वरना मैं बोनस शेयर्स इशू कर सकती हूँ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकती हूँ। उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो वो मुझे बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में रिजर्व्स एंड सरप्लस बोल के दिखाना पड़ेगा, तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट है सैलरी टू वेंडर इज टू बी चार्ज्ड अगेंस्ट द प्रॉफिट अर्नड डैश इनकॉर्पोरेशन। तो सैलरी टू वेंडर मतलब ये कंपनी रजिस्टर होने के पहले का जो वेंडर होता है उसकी सैलरी, तो ऑब्वियसली उनकी सैलरी प्री इनकॉर्पोरेशन वरना बिफोर इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन से पहले का जो प्रॉफिट है उसमें से दी जाएगी, तो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, अभी ये जो मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मुझे तो एक चीज़ पता चली कि इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट होता है, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। लेकिन कैसे निकालेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तो आपको कंबाइन पूरे साल का ट्रायल बैलेंस दिया जाता है, तो पूरे साल का ट्रायल बैलेंस आपको जो जो भी आइटम दिए जाएंगे ट्रायल बैलेंस में P&L के, वो आपको रजिस्ट्रेशन से पहले के एंड रजिस्ट्रेशन के बाद के ऐसे डिवाइड करने हैं, और उस बेसिस पे प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो कौन सा आइटम किस बेसिस पे मुझे डिवाइड करना है वो बेसिस मैंने यहाँ पे दिए हैं, एक एक देखते हैं। तो जो भी ग्रॉस प्रॉफिट वरना लॉस आपको P&L के क्रेडिट वरना डेबिट साइड पे दिया जाएगा, वो पहले तो सेल्स रेशो पे डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पे ही मिलता है। इन केस सेल्स रेशो मतलब क्या, रजिस्ट्रेशन से पहले का, इनकॉर्पोरेशन से पहले का सेल्स कितना है एंड इनकॉर्पोरेशन के बाद का सेल्स कितना है, इन अमाउंट का रेशोज निकाल दो और इस रेशोज पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड करना है। अगर इन केस दे डिड नॉट प्रोवाइड यू द सेल्स रेशोज इंफॉर्मेशन, दे विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंफॉर्मेशन। तो वही करना है, रजिस्ट्रेशन के पहले का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रजिस्ट्रेशन के बाद का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इनका रेशो। नाउ सेकेंड जो दी है ऑल वेरिएबल वरना चेंजिंग एक्सपेंसेस, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस मतलब दोज एक्सपेंसेस विच आर चेंजिंग एज पर द सेल्स। जैसे मेरा सेल्स बढ़ता है वो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, जैसे मेरा सेल्स कम होता है वो कम होते हैं, वरना वाइस वर्सा, लेकिन सेल्स के हिसाब से वो चेंज होते हैं। तो दीज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज अ वेरिएबल एक्सपेंसेस और चेंजिंग एक्सपेंसेस। सो जो भी वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो हर बार सेल्स के हिसाब से बदलते हैं, तो उनको डिवाइड भी करो सेल्स रेशो पे। तो ये सारे एग्जांपल आपको सेल्स रेशो पे वेरिएबल एक्सपेंसेस
वेरिएबल एक्सपेंसेस के है। सो कैरेज आउटवर्ड, बैड डेब्ट्स, ब्रोकरेज, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कमीशन ले लो, वरना सेलिंग, ट्रैवलिंग एजेंट को कुछ दिया है मैंने तो वो सारे सेल्स पे डिवाइड करने हैं। ये रेशोज कैसे कैलकुलेट करने हैं वो आगे मैंने दिया है। उसके बाद थर्ड है ऑल फिक्स्ड और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो खर्चे मेरे वरना जो इनकम मेरे सेल्स के हिसाब से नहीं बदलता। जैसे टेक फॉर एग्जांपल रेंट, मेरा सेल्स कितना भी बढ़ो वरना कितना भी कम हो, मैं मेरा रेंट उस हिसाब से नहीं बदलता। सो इट्स अ फिक्स्ड एक्सपेंसेस। सो जो भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, यहाँ पे पूरे एग्जांपल है फिक्स्ड एक्सपेंसेस के। सो जो भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो मुझे टाइम रेशो के हिसाब से डिवाइड करना है। सो इनकॉर्पोरेशन से पहले का टाइम एंड इनकॉर्पोरेशन के बाद का टाइम, इनका रेशो निकालो। सो दैट इज अ टाइम रेशो। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन टू वेंडर। तो वेंडर को जो ओनर है उसको अगर कुछ सैलरी वगैरह वरना उसको पेमेंट देने के लिए पेमेंट पे जो ब्याज है वो पेमेंट करने तक होता है। सो वो कैसे डिवाइड करना है, तो अगर प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड है तो वो सारा प्री इनकॉर्पोरेशन में डाल दो। यहाँ पे पोस्ट मैंने गलती से लिखा है। एंड उसके बाद में पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का जो पीरियड है उसका ब्याज पूरा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पे डाल दो। नेक्स्ट है और कुछ खर्चे हैं जो मुझे आपको यहाँ पे दिखाने हैं। प्योरली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एंड प्योरली प्री इनकॉर्पोरेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद ही जो खर्चे आ सकते हैं। मेरी कंपनी बोल के जब रजिस्टर वरना इनकॉर्पोरेट होती है तभी वो खर्चे हो सकते हैं। जैसे प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस है जिसे हम फॉर्मेशन एक्सपेंसेस कहते हैं, जो कंपनी के होते हैं। वरना कंपनी के जो डायरेक्टर है उनकी फ़ीस हो सकती है, वरना ऑडिटर की फ़ीस हो सकती है। कंपनी के शेयर्स होते हैं उनकी इशू के एक्सपेंसेस, वरना शेयर ट्रांसफ़र फ़ीस हो सकती है। जो मैं डिबेंचर इश्यू करती हूँ, अंडर राइटिंग कमीशन वरना एक्सपेंसेस देती हूँ, ये सारे खर्चे सिर्फ एंड सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बाद के हैं। तो मुझे उन्हें डिवाइड रेशो पे नहीं तो रजिस्ट्रेशन के बाद के पीरियड को डालना है। वैसे ही है रजिस्ट्रेशन के पहले के कुछ खर्चे हो सकते हैं, जैसे सैलरी टू वेंडर को मैं कुछ अगर सैलरी देती हूँ तो वो पूरा रजिस्ट्रेशन मेरी जब सोल ट्रेडिंग वरना पार्टनरशिप है तब तक के वो खर्चे हैं। सो वो पूरे खर्चे मुझे प्री इनकॉर्पोरेशन में ही डालने पड़ेंगे। अभी उस पर बेस्ड हम थोड़े से एमसीक्यूज देखेंगे। तो नेक्स्ट है 8th 1, when cells are not uniform in an accounting period, the ratio that should be taken for calculation is dash ratio. तो जब हमारा सेल्स यूनिफॉर्म नहीं रहता तो मुझे अलग अलग सेल्स के अमाउंट के रेशो निकालने पड़ते हैं जिसे मैं सेल्स रेशो कहती हूँ। तो यहाँ पे बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, all standing charges must be allocated in dash ratio while ascertaining profit or loss prior to incorporation. Standing charges means fixed expenses. Fixed expenses are always divided on the basis of time ratio. So D option यहाँ पे correct है। Next one, शेयर्स इशू एक्सपेंसेस मस्ट बी चार्ज टू डैश पीरियड। तो एक चीज़ ध्यान में ले लो, जब शेयर्स कंपनी रजिस्टर होती है तभी मैं शेयर्स इशू करती हूँ, तो ये पूरे खर्चे कंपनी रजिस्ट्रेशन वरना इनकॉर्पोरेशन के बाद के हैं जिसे मैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कहूँगी। तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो सेल्स के हिसाब से बदलते हैं वो टर्नओवर वरना सेल्स रेशो पे डिवाइड करते हैं। तो रेंट, सैलरीज एंड इंश्योरेंस ये फिक्स है, वो सेल्स के हिसाब से नहीं बदलते। लेकिन जो डिस्काउंट अलाउ किया जाता है वो सेल्स के हिसाब से बदलता है, तो उसे सेल्स रेशो पे डिवाइड किया जाएगा वरना अलोकेट किया जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज अलोकेटेड ऑन द टाइम बेसिस। तो टाइम बेसिस मतलब फिक्स देखना है। तो बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, एडवर्टाइजमेंट ये सारे फिक्स नहीं है, ये सेल्स के हिसाब से बदलते हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन मेरा हर बार फिक्स रहता है, तो उसे मुझे टाइम बेसिस पे डिवाइड करना है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे लेने के लिए विथ एग्जांपल मैंने दिया है।
our business, R is the name of a business, our business have a bad debt of rupees 2000 for a whole year. The sales ratio is 1:4 and time ratio is 1:3. Apportion the bad debts between pre and post incorporation on appropriate basis. तो पहले मुझे ध्यान लेना है कि बैड डेप्ट किस रेशो पे डिवाइड होती है. तो बैड डेप्ट इज चेंजिंग एज पर द सेल्स, सो सेल्स रेशो पे मैं बैड डेप्ट डिवाइड करूंगी. तो बैड डेप्ट सेल्स रेशो है 1:4, 4 + 1 = 5, तो मेरा पूरा रेशो हो जाएगा 1/5, 4/5, जिसमें 1/5 जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन को, 4/5 चला जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन को. तो मेरा टोटल सेल्स है बैड डेप्ट्स है 2000, उसमें 1/5 होंगे प्री के एंड 2000 में से 4/5 होंगे पोस्ट के. तो कैलकुलेशन अगर मैंने किया तो यहाँ पे 400 और यहाँ पे 1600 ऐसे आएंगे. सो मेरा 400 एंड 1600 ये ऑप्शन करेक्ट है. चलिए देखते हैं यहाँ पे 400 एंड 1600 दिए है क्या. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 400 एंड 1600. नेक्स्ट वन, सैलरी विल बी अपॉर्शनड और अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ. सैलरी हर बार फिक्स होती है तो टाइम बेसिस पे अलोकेट की जाएगी. नेक्स्ट है, सेल्समैन रेमुनरेशन इज टू बी अपॉर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ डैश रेशो. तो सैलरी एंड सेल्समैन रेमुनरेशन ये मैंने इंटेंशनली लिया है. सैलरी फिक्स है लेकिन सेल्समैन रेमुनरेशन विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सेल्स. तो यहाँ पे ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है. फॉर्मेशन एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ टू बी एलोकेटेड टू डैश पीरियड. फॉर्मेशन एक्सपेंसेस मतलब जब मेरी कंपनी फॉर्म होती है तो ये कंपनी से रिलेटेड खर्चे हैं, तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के खर्चे, वरना इनकॉर्पोरेशन के बाद के खर्चे हैं, तो ये पूरा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में चला जाएगा. नेक्स्ट है, if the total insurance premium expenses for the whole year is 3600, the sales ratio is 2:1, the time ratio is 1:3, apportion the insurance premium between pre and post incorporation period on the appropriate basis. So सबसे पहले मुझे ध्यान लेना है प्री इंश्योरेंस प्रीमियम प्री पीरियड का है या पोस्ट पीरियड का है, फिक्स है या चेंजिंग है. तो हमें पता है इंश्योरेंस हर साल पूरे साल का होता है और वो फिक्स होता है और फिक्स एक्सपेंसेस टाइम रेशो पे डिवाइड किए जाते हैं. तो यहाँ पे मेरा टाइम रेशो है 1:3, 1/1:3, सो 1 + 3 = 4, सो 1/4 एंड 3/4, सो 3600 रुपये 1/4 प्री के एंड 3/4 पोस्ट के. सो 3600 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 प्री के खर्च इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा एंड 3600 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 पोस्ट का खर्चा. सो कैलकुलेशन से आएगा 900 रुपये एंड यहाँ पे 2700 रुपये. सो 900 एंड 2700 ये मेरा करेक्ट आंकड़ा है. तो देखते हैं ऑप्शन है क्या. यहाँ पे सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट वन, बैड डेप्ट शुड बी अपॉर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ. हमें पहले ही पता है बैड डेप्ट इज चेंजिंग एज पर द सेल्स, सो यहाँ पे सेल्स रेशो पे डिवाइड करना है. डिबेंचर्स इंटरेस्ट इज होली एलोकेटेड ऑन द बेसिस. तो डिबेंचर जब कंपनी रजिस्टर हो जाएगी तब मैं डिबेंचर इशू करूँगी और तब उसका इंटरेस्ट मैं लगाऊंगी. तो ये रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन के बाद का खर्चा है, सो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड को ये चला जाएगा. Next, the profit made from the date of business purchase till the date of incorporation is termed as. So जब से मैंने business purchase किया है तब से incorporation मेरे नाम तक होने का जो period है उसे मैं pre incorporation वरना profit prior to incorporation कहूँगी. So मेरा B option correct है. नेक्स्ट, डायरेक्टर्स रेमुनरेशन इज नॉट एट ऑल कनेक्टेड विथ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है देखना है. तो पहले प्री इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी रजिस्टर होने से पहले का पीरियड, एंड डायरेक्टर रेमुनरेशन जब कंपनी रजिस्टर होती है तब मैं डायरेक्टर अपॉइंट करूंगी और फिर उनको रेमुनरेशन दे दूंगी. तो इन दोनों को, एक प्री है एंड एक पोस्ट है, तो इन दोनों का कुछ भी संबंध नहीं है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. नेक्स्ट, for ascertaining pre-incorporation profit, the important ratios used are sales ratio and dash dash ratio. हमें पता है variable expenses के लिए sales and fixed expenses के लिए time, तो B option correct है. Next, the date of certificate of commencement of business is not taken into account for ascertaining pre-incorporation profit. तो आपको ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, though the commencement date is very important,
in the company formation, but to calculate the profit prior to incorporation commencement date is not at all considered. तो मुझे सिर्फ incorporation date, purchase date and year ending date चाहिए, तो इनको commencement date की ज़रूरत नहीं है, तो ये statement correct है, ये consider नहीं की जाती. नेक्स्ट है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज, सो जो भी मुझे इनकॉर्पोरेशन के बाद का बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बाद का प्रॉफिट मिलता है मैं उसे रिवेन्यू वरना नॉर्मल प्रॉफिट कहूँगी. ऑप्शन ए करेक्ट है. डैश इज द रेशियो ऑफ द पीरियड ऑफ बिफोर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन फॉर द अकाउंटिंग पीरियड. सो हमें पता है इनकॉर्पोरेशन से पहले का पीरियड कितने महीने एंड इनकॉर्पोरेशन के बाद का पीरियड उनके कितने महीने, इनका जो रेशो निकालती हूँ मैं उसे टाइम रेशो कहूँगी. तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट, डैश रेशो इज द रेशो ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी बिफोर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड और ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. तो इनकॉर्पोरेशन से पहले का टर्नओवर मीन्स सेल्स, इनकॉर्पोरेशन के बाद का सेल, इनका जो रेशो निकाला जाता है उसे मैं सेल्स रेशो कहूँगी. ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे. नेक्स्ट है ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल मीन्स चेंजिंग एक्सपेंसेस विच changes with the turnover or sales are to be apportioned on the basis of. So जो भी टर्नओवर के हिसाब से बदलते हैं उसे सेल्स रेशो पे डिवाइड करना है. तो ये ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू, प्री इनकॉर्पोरेशन का जो प्रॉफिट है ये पहले ही मैंने सवाल दिया है, सिर्फ उसे घुमा फिरा के दिया है. जो भी प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व को भेजा जाता है. अगर प्री इनकॉर्पोरेशन का लॉस होता है तो वो गुडविल को भेजा जाता है. तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है. अभी थोड़ी सी कैलकुलेशन बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे जहाँ पे हम सेल्स रेशो और टाइम रेशो का कैलकुलेशन नहीं देखा, हमने वो डिवाइड कैसे करना है वो देखा है. तो इन सारे क्वेश्चंस पे मैं अभी आपको वो सेल्स रेशो कैसे निकालना है, टाइम रेशो कैसे निकालना है वो दिखाऊंगी. तो एक्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st August 2020 to take over the running business of Messrs. Y from 1st April 2020. The accounts of the company were closed on 31st March 2021. The time ratio will be, क्या क्या दिया है, हमें टाइम रेशो निकालना है. तो हमारी बेस लाइन क्या है, इनकॉर्पोरेशन पीरियड वरना इनकॉर्पोरेशन डेट. इनकॉर्पोरेशन की डेट क्या है 1st August 2020. 1st August 2020 को ही मैं 31st July 2020 भी बोल सकती हूँ क्योंकि 31st जुलाई के बाद ही 1st August आता है. तो एक्विजिशन वरना परचेज, परचेज की डेट क्या है 1st April 2020 एंड ईयर एंडिंग की डेट है 31st March 2021. जो भी एक्विजिशन के डेट से इनकॉर्पोरेशन के डेट तक का पीरियड है मैं उसे कहूँगी प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड इनकॉर्पोरेशन से जो भी ईयर एंड है उसे मैं कहूँगी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. तो 1 अप्रैल से 31st जुलाई वरना 1st August तक के पूरे महीने होते हैं 4 months और 31st जुलाई से 31st मार्च तक के पूरे महीने होते हैं 8 months. तो ये टाइम है 4 months एंड 8 month. इनका रेशो निकालना है 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8. सो 1:2 रेशो आएगा हमारा यहाँ पे. तो ऑप्शन देख लो यहाँ पे 1:2 ए नंबर है तो वो करेक्ट है. नेक्स्ट वन, द P Limited was incorporated on 1st July 2020 to take over the business of Q from 1st April 2020. The financial year of the company ends on 31st March 2021. The sales for the whole year, पूरे साल का सेल्स दिया है 1600, out of which the sales up to 30th June 2020 was ₹400. The sales ratio will be, ये सेल्स रेशो निकालने के लिए भी मुझे वही मार्जिन निकालनी है इनकॉर्पोरेशन से पहले का सेल एंड इनकॉर्पोरेशन के बाद का सेल. तो कब से कब तक, एक्विजिशन डेट वरना परचेज डेट से इनकॉर्पोरेशन डेट तक एंड इनकॉर्पोरेशन से ईयर एंडिंग तक. सो देख लो एक्विजिशन हुआ है 1st April 2020 को, इनकॉर्पोरेशन हुआ है 1st July 2020 को एंड साल ख़त्म हुआ है 31st March 2021 को. तो 1st April से 1st July मतलब मैं उसे 30th June भी ले सकती हूँ क्योंकि 30th June के बाद ही 1st July आता है. सो इस पीरियड से इस पीरियड तक का जो सेल है वो होगा प्री एंड इस पीरियड से इस पीरियड तक का जो सेल है वो होगा पोस्ट. लेकिन मुझे सिर्फ उन्होंने 1st April से 30th June तक का सेल दिया है 400 रुपये
और फिर पूरे साल का सेल दिया है 1600। तो मुझे क्या करना है, 1600 में से 400 रुपये निकालने के बाद बाकी के पीरियड का सेल मुझे मिल जाएगा, वो है 1200। उनका कैलकुलेशन कैसे करना है, प्री का 400 रुपये का सेल है एंड पोस्ट का 1200 रुपये का सेल है। 2 zeros आर कॉमन, सो 4 ones are 4 एंड 4 3s are 12। सो यहाँ पे 1:3 वुड बी माई सेल्स रेशो। तो वो आपको वही ऑप्शन मेरा सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है I and you, name of the partners, were working in the partnership was registered as a V Limited on 31st May 2021. The business was incorporated on 1st January 2021 and was purchased for rupees 3 lakh. The interest payable to the vendor is a 6% per annum. The payment was made on 30th June 2021. द इंटरेस्ट पेबल टू वेंडर। यहाँ पे सिंपल पूछा है, मैं थोड़ा सा आगे भी जाके आपको एक्सप्लेन करूँगी। मुझे वेंडर को मैंने कितना इंटरेस्ट देना है, तो सिंपल है, जो अमाउंट है 3 लाख की पेमेंट की, उस पर पहले जो इंटरेस्ट रेट है वो कैलकुलेट करो, वो आएगा मेरा 18,000। सो 18,000 ये पूरे 12 महीने के है, लेकिन मैंने पेमेंट कब तक किया है, कौन सी डेट तक पेमेंट किया है, तो 30th जून। और साल कब स्टार्ट हुआ है, 1 जनवरी। सो 1 जनवरी से 30th जून तक मेरे पूरे 6 महीने होते हैं। तो सिर्फ मुझे 6 महीने का ही ब्याज देना है, उसके बाद मैंने पेमेंट किया है। तो 12 महीने के 18,000, तो 6 महीने के कितने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आधा आएगा इसका डायरेक्टली। सो 9,000 रुपये इज़ माई व्हाट आई कैन से इज़ माई इंटरेस्ट। अगर आपको ये डिवाइड करना है 9,000 प्री एंड पोस्ट में, तो वो भी सिंपल है। क्या करना है, एक्विजिशन डेट से इनकॉर्पोरेशन डेट तक प्री का चला जाएगा, और इनकॉर्पोरेशन डेट से पेमेंट की डेट तक, यहाँ पे ईयर एंड नहीं, पेमेंट डेट कंसिडर करनी है। तो एक्विजिशन 1 जनवरी 2021 को हुआ है और इनकॉर्पोरेशन हुआ है 1 मई 2021। ये पूछा नहीं, फिर भी मैं बता रही हूँ। इनकॉर्पोरेशन की डेट 1 मई 2021 टू 30th जून 2021। तो यहाँ के ये 5 महीने हैं और यहाँ का ये 1 मंथ है। तो 9,000 में से 5 महीने के लिए कितने और 9,000 में से 1 महीने के लिए कितने, ऐसे आपको निकालना पड़ेगा और वो फिर आपका डिवाइडेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट पेबल टू वेंडर पूछा है, तो वो 9,000 रुपये है, तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। सो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने सारा टॉपिक, सारा चैप्टर आपको कवर करने का ट्राई किया है, जिसमें मैं रेशो कैलकुलेशन विथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, फिर रेशो एप्लीकेशन कैसे करना है वो भी मैंने लिया है। अगर ये सारा आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका ओपिनियन क्या है वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।